हाँ जी। मेरे ख्याल में ना टोटल 5 लेक्चर है आज समेत ना। यार मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आज। जैसे हमारे पास 19 है ना, 20, 21 यहाँ छुट्टी होगी तुम्हें शायद। 23, 24 ये छुट्टी हो गई। हाँ। हाँ, यही निकला फिर estimation। हाँ भाई, आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी। अच्छा, मुझे लगता है पहले हम केटीजी कर लें, एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था उसको छोड़कर बस। हाँ जी। क्यों? हाँ जी। वो क्वेश्चन कौन सा था वो वाला, ये 17 नंबर? ट्रायल किया था इस पे 17 नंबर पे वापस? टाइमिंग लगा होगा ना बीच में। हाँ हाँ, सुनो। इन अ कंटेनर m grams ऑफ गैस इज प्लेस्ड। ये नोटिफिकेशन चल भाई, क्या कर रहा है? इसको छोटे कर लेते हैं। हाँ भाई। तो P1 V1 N1 T1 यहाँ मैंने लिख दिया, मोलिकुलर वेट सेम है, कट जाना है। W1 W2। अब हर एक चीज को जैसे वो कह रहा लिखते जाओ। इन अ कंटेनर m grams, या m लिख दिया। If a gas is placed after some time, some gas is allowed to escape from container. Pressure of gas becomes half. ये वाला प्रेशर P रहने दो, ये P/2 कर दो। नया वाला प्रेशर, इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 2/3। इसको T कर दो, इसको 2/3 T कर दो। सॉरी, बाकी कोई चेंज तो आपने किया नहीं है। पूछ क्या रहा है? अमाउंट ऑफ गैस एस्केप्ड। तो ये वाला M है इनिशियल, और ये वाला M फाइनल। तो M2 निकाल लें एक बार जल्दी से, हम P से P कट गया। और M2/M1 आपके पास कितना आ गया है? 3/4। और M2 बराबर क्या आ गया? 3/4 M1। ये बची हुई अमाउंट है। इनिशियली अगर M1 है, फाइनल आपके पास 3/4 M1 है, तो स्केप क्या कर गया? 1/4 M। बोलो भाई। जिसका भी डाउट था, 17 नंबर कंफर्म्ड है वो। और वो मिसलेनियस में कौन सा, स्टेटसोमीटर का मिसलेनियस? वो मेरी नजर नहीं गई होगी उस पे। ओए, स्टेटस ऑफ मैटर। ये लो जी, स्टेटस ऑफ मैटर। ये आ गया जी, स्टेटस ऑफ मैटर, स्टेटस ऑफ मैटर, स्टेटस ऑफ मैटर ढूंढना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा था टाइम खराब होएगा। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था वैसे? 9/11? 9/11 तो पेलोड का है। मिसलेनियस में 9/11 हुआ या लेवल 2 का 11 हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो मैं भेजूंगा फिर इसका ना। ठीक है। ओके। चलो। हाँ भाई, यहाँ तक का सारा होमवर्क डन है, 23 तक। 24, 25 तक आपने सच में कर लिया है? बोलो जी बोलो। मेरी आवाज आ रही है? यार वो ना ये बार बार हिल जाता है इसमें ना। ये अरे एक्सटेंडर लगाया हुआ है, वो एक्सटेंडर लगाया हुआ है, वो एक्सटेंडर ना एक्चुअल में बार बार टूट जाता है कनेक्शन। आवाज आ रही है अब? हाँ, मेरे देखो ऐसे ही दिखता है ना, ये देखो, ये तुम लोग यहाँ दिखते हो, ये दिख रहे हो तुम लोग सारे सारे। और ये इसका लैपटॉप है पैरेलल में पड़ा हुआ।
और पीछे ही व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है इसके, एक इधर व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, दिख रहा है कुछ? ये ट्राइपॉड पड़ा हुआ है एक, और ये जो देख रहे हो ये अकोस्टिक शीट्स हैं जिससे आवाज दब जाती है, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आती। स्टूडियो ये एग्जैक्ट 10x10 का स्टूडियो ही है, ये एग्जैक्टली 10x10 का स्टूडियो ही है। शुरू करूं मैं स्टूडियो के अंदर से? चलो, हाँ जी। तो बस एक पेलोड का क्वेश्चन है, पहले मैं केटीजी पे काम कर लूं, उसके बाद पेलोड पे काम कर लेते हैं हम लोग ना, फिर वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नाउ लिसन केयरफुली, इसी से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आएगा आपके पास, के टी जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एक एक चीज को ध्यान से सुनते समझते रहना भाई, कहीं डाउट हो तो मेरे से डिस्कशन कर लेना। लिसन केयरफुली, assumptions of the KTG theory of gases are, तो assumption नंबर 1 में चलते हैं। और मैं बच्चों को बोलता हूं अगर केटीजी पढ़नी हो ना, तो पहले तो समझ के चलो कि आप 9वीं 10वीं 8वीं की ना एक थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, कि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बड़े कमजोर हैं, उनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बड़े ज्यादा है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बड़ी ज्यादा है, जब भी ये मूवमेंट करेंगे तो वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। बस ये नॉर्मल सी बातें जो आपको समझ के चलनी है। तो ये केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। नंबर 1, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स और मोलिक्यूल्स। तो ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस के अंदर, आस्था ठीक ठाक हो? चलो अच्छी बात है। सुनो भाई, अगर मैं गैसेस की बात करूं हाइड्रोजन की, समझो पहले ना, इसको रटना मत समझना। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं तो उसमें आइडेंटिकल एटम्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, H2 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 H2। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई क्या, गैसेस कंसिस्ट्स आइडेंटिकल एटम्स और मोलिक्यूल्स। वर्ड्स हमें कम कर लेने हैं, लेकिन समझ में आ जाए बस। गैसेस कंसिस्ट्स आइडेंटिकल एटम्स और मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस के अंदर होएगा क्या, हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स। नियोन गैस के अंदर होएगा क्या, नियोन एटम्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आती हो, डिफिकल्ट कुछ नहीं, सुनना है और समझना है, बात सेट हो जाएगी बात। अभी जो एटम्स और मोलिक्यूल्स हैं, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे बोलने की नीड नहीं है, तुम मोल कॉन्सेप्ट वाले हो, तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले हो, तुम्हें पता है इनकी रेंज क्या होती है, 1 फर्मी 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। और तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तुम इसलिए तुम्हारी स्मूथनेस अब ज्यादा आ रही है ना। अब जितने बच्चे काम कर रहे हैं, और 50% बच्चों ने मुझे रिपोर्ट किया था कि हम काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा करें तो बहुत बेहतर बात है, क्योंकि सिलेक्शन सिलेक्शन बच्चे ने खुद करवाना होता है, टीचर ने गाइड करना होता है ना। सुनो भाई, तो दे आर सो स्मॉल, ये एटम्स कैसे हैं, छोटे हैं, बिल्कुल है जी। एंगस्ट्रम और फर्मी की तो इनकी रेंज है, क्लियर, स्मॉल है। एंड सो फार अपार्ट, इनके भी जो इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक और मोलिकुलर जो डिस्टेंस है, वो आप जानते हो, मैंने आपसे कहा था गैस की प्रॉपर्टीज याद कर लो, लार्ज है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, क्लियर ना, दैट द एक्चुअल वॉल्यूम, ये सबसे खतरनाक बात है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल्स। जो गैस के मोलिक्यूल्स है ना, उसके कंपैरिजन में गैस का जो वॉल्यूम है ये मच 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 हायर है। कई बार तो मैं इसकी कैलकुलेशन करवाता हूं बच्चों को, कई बार तो मैं इसकी कैलकुलेशन करवाता हूं बच्चों को, कहते जी करवा के दिखाओ, आप करवाते हो तो करवा दो, लो जी आओ मेरे साथ। 1 मोल गैस का एनटीपी एसटीपी वॉल्यूम कितना है, बिल्कुल परफेक्ट बोल गए आप लोग, 22,400 मिलीलीटर, ठीक होगी बात। आपको पता है 1 मोल गैस कंटेन्स 6.023 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक हो गया।
रेंडमली मान लो कि किसी एक मोलिक्यूल की रेडियस 1 एंगस्ट्रम है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, रेंडमली कुछ भी रेडियस ऑफ द मोलिक्यूल 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। देखो एग्जाम्पल भी है हमारे पास। चैप्टर का नाम आपका पीरियोडिक टेबल, वेंडरवॉल रेडियस, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। उसमें तुम्हें याद होगा क्लोरीन का जो रेडियस था वो 198 पिकोमीटर था डिस्टेंस, और 99 पिकोमीटर उसके बीच की डिस्टेंस आ गई थी। 99 पिकोमीटर को एंगस्ट्रम पे लेके आऊंगा तो ये 1 एंगस्ट्रम से भी डाउन चला जाएगा। मैंने मैक्सिमम रेंज पकड़ ली, अगर आपको याद हो तो, समझ में आया हो तो। चलो अब मैं मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकाल रहा हूं। गैस का तो पता है 22,400, कमरे का वॉल्यूम और कमरे में जो गैस है उसका वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे कमरे में ना जितनी भी गैस है उसने सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन उनके मोलिक्यूल्स को इकट्ठा करना शुरू करो, सारी गैस को लिक्विफाई बनाओ, 2-4 ml निकलेगा सिर्फ गैस के। तो वही मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, 4/3 πr क्यूब, यहां लिख दिया 10⁻⁻8 का क्यूब। सुन समझ पा रहे होगे शायद आप लोग। अप्रोक्सीमेशन में पाई और 3 को काट दिया, 3.14 और 3 को काट दिया, और 4 × 10⁻⁻24 मिलीलीटर हो गया। और अगर मेरे पास मोलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं, वॉल्यूम ऑफ Na मोलिक्यूल्स, तो 4 × 1 मोलिक्यूल का तो इतना है, और एवोगेड्रो के बराबर का इतना है। एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम मान लो 2 ml है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है, 10 का 20 है, 20 का 40 है, 40 का 80, 80 का 160 है, 160 का 320 है। समझ में आता है? तो वही तो किया है भाई, है। एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है, तो एवोगेड्रो के बराबर वालों का कितना है, ये लो जी। चलो 2.4 मिलीलीटर, तो भाई वो गलत थोड़ी लिख गया केटीजी वाला, क्लियर ना? वो लिख कर गया मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम, मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वेरी 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 लेस है। तो मैं फिर बच्चों को बोलता हूं जो इस कैलकुलेशन को लिखने में इंटरेस्टेड हो लिख लो, कि काम कहीं नहीं आनी है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए दिया आपको, कि उसने जो एक अजम्पशन लिख दिया, क्या, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मच मच हायर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, तो ये आपके दिमाग में ऑलवेज गुड। लेकिन ये है कि 2 ml की बाद में कभी कंसिडर करना पड़े ना, इसमें नेग्लिजिबल बोला, अगर कभी कंसिडर करना पड़े तो हम मान लेंगे हाँ यार 22,400 के सामने 2 ml था जरूर। तो कुल मिलाकर उसने लिखा क्या, कि वॉल्यूम is negligible in comparison to the empty space between them. They are considered as point masses, वो तो पुरानी बात हो गई है। इस assumption का रिजल्ट क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या निकला, पहली बात को बोलने का फायदा क्या हुआ, कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी बड़ी ज्यादा है। कंक्लूजन, कंक्लूजन वो कैलकुलेशन के बाद लिख लेना आप, कंक्लूजन क्लियर। गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस कंप्रेसिबल है। ठीक है जी, गैसेस कंप्रेसिबल है। कैसे पता चला? खाली जगह बहुत थी, दबाया दब गई, बात खत्म। और खाली जगह बहुत ज्यादा है, इसका एविडेंस दो, ये न्यूमेरिकल आपको बता दिया कि अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस लेके चलता हूं 22,400, अगर मैं 1 मोल गैस लेता हूं इतने मोलिक्यूल, अगर मैं रेडियस ऑफ मोलिक्यूल को हाईएस्ट से हाईएस्ट मान के चलूं तो 1 एंगस्ट्रम लिख दिया मैंने। तो क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, क्लोरीन का, क्लोरीन क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस 198 पिकोमीटर है, क्लोरीन की रेडियस 99 पिकोमीटर है। पिकोमीटर को जब एंगस्ट्रम पे आओगे तो 100 गुना कम हो जाएगा 1 एंगस्ट्रम से। चलो जी, फिर मैंने सीखा कि 1 मोल अगर मैं गैस मोलिक्यूल लेके चलता हूं तो उनका वॉल्यूम सिर्फ 2.4 ml है, जबकि उसको फैला दूं तो हाइपोथेसिस ऑफ द एवोगेड्रो से वो 22,400 मिलीलीटर है। अब
अभी है आवाज? हाँ, वो मेरे को ना इसका प्लान है, इसको टेप लगानी पड़ेगी इस पे मेरे को ना, वो एक्सटेंडर में ना थोड़ा सा लूज है इसका कनेक्शन। हाँ जी, ये बात समझ गए आप लोग मेरे ख्याल में। चलो, बस मैंने इतना ही बोला था रिवीजन के तौर पे कि अगर मैं 1 मोल गैस लेके चलता हूं तो एनटीपी पे उसका वॉल्यूम 22,400 है। अगर मैं 1 मोल गैस के मोलिक्यूल्स लेके चलता हूं तो उसका वॉल्यूम 2.4 मिलीलीटर है। तो इसका अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है कि गैसों मोलिक्यूल्स जो हैं वो वेरी वेरी लेस इन वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। दैट्स व्हाई गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैसेज दब सकती हैं। नाउ सेकेंड लाइन पे आते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो एनटीपी एसटीपी वाली कंडीशन ले लो। The experimental evidence for this assumption is that gases expand and occupy all the space available in them. लो जी, नंबर 2 पेज जोड़ के लिखूंगा। नंबर 2 क्या लिखा है भाई ने? एफ नेट। हम उतना तामझाम नहीं करेंगे जितना उसने किया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मोलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। एफ नेट कैसा है जी? जीरो। या फिर थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट जीरो। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। मान लो आपको ना 9 बजे घर से बाहर निकलना, तो किससे पूछोगे? मुझसे? तो किससे पूछोगे? पड़ोसियों से। आंटी मैं चली जाऊं, किससे 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 पूछोगे ना। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक हो गया। और मान लो फोर्स, आपके मम्मी पापा कहते हैं मेरे से बात किया कर, 1 महीने तक मेरे से बात मत करो, और आपको निकलना है बाहर, बस बात खत्म हो गई। यही क्या हुआ, यही क्या हुआ। जब नेट फोर्स जीरो है, अप्रोक्सीमेट जीरो है, तो बिना पूछे ही निकल लोगे। तो जब हम एफ नेट जीरो का कंक्लूजन पकड़े अमंग द, आपने ये नहीं कहा कि हो सकता है मम्मी पापा ने ना कह दिया भी मेरे से 1 महीना बात नहीं करना, मम्मी पापा नाराज है, हम फिर भी उनसे पूछ के जाएंगे। आप चलो भी उड़ लिए। ये राज मेरे को बड़ा तंग कर रहा है यार ये ना। ठीक है। किससे पूछोगे? नहीं, मैंने तो अभी अट्रैक्शन फोर्स की बात की थी ना। चलो, जब एफ नेट जीरो है किसके बीच में? अमंग द गैस मोलिक्यूल्स। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? गैस विल ऑक्यूपाई द गिवन स्पेस। अट्रैक्शन ही नहीं है। चलो इसको एक और एग्जांपल से सीखते हैं। डबल बेड है और अभिनव और उसका भाई सोते हैं उस डबल बेड पे। एक दिन उसका भाई घूमने चला गया 3 दिन के लिए, तो अभिनव वो डबल बेड पे फैलेगा कि नहीं फैलेगा, सही सी बताना। ये फिर ऐसे रखेगा ये रिजर्व जगह है, इसको तो भाई के लिए रखी हुई है। अभिनव अभिनव क्या सोचता है? बस यही देख ले, यही तो मैं कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, जब एफ नेट जीरो है तो जहां भी जगह मिल जाएगी खट से फैल जाएगा वो। तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होने से फैलने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। क्लियर ना? चलो जी। तो गैस विल ऑक्यूपाई द गिवन स्पेस, वो कंटेनर है जो भी है देखा जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट बात करें। पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन द कांस्टेंट रैपिड और रैंडम मोशन इफ द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट। ऐसा होता नहीं है वैसे, अगर होता तो क्या होता। एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, देन अ गैस वुड हैव अ फिक्स्ड शेप विच इज नॉट सीन। तो इसको तो लिखने की नीड ही नहीं, मैं तो एक ही बात लिख दूं क्या, गैस के पार्टिकल्स ऑलवेज इन रैंडम मोशन। नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज इन रैंडम। वो तो तुम्हें पता ही है भाई, तुमने तो उसको पढ़ लिया ना, बोल्ट्जमान को पढ़ लिया। और ऑलवेज इन रैंडम मोशन। और इसका जो कंक्लूजन तुम देना चाहते हो, केसेस आर नॉट सेटल डाउन,
गैसेस सेटल डाउन नहीं होती, वर्ड्स हमें बदलने पड़ेंगे लेकिन कंक्लूसिव बात वही आनी चाहिए, गैसेस आर नॉट सेटल डाउन। केटीजी बहुत अच्छी थ्योरी है बच्चे, फिजिक्स वाले भी पढ़ाएंगे तुम्हें, वो शायद याद आ रहा है 11वीं 12वीं कहीं है एक चैप्टर ये वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके वहां पढ़ाते हैं वो लोग केटीजी को। तो आपका ये जो सारा किया धरा है ना, जितना भी तुम कर रहे हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एमपीएस, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी सीखोगे थोड़ी देर में, तो एज सच कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, और बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गैलुसैक, एवोगैड्रो सब आ जाएंगे फिजिक्स में वापस। और ये सेम सारे वाले ग्राफ, पी वर्सेस वी वाला, पी वर्सेस 1/v वाला, वी वर्सेस टी वाला, पी वर्सेस टी वाला, वी वर्सेस एन वाला, सब कॉपी पेस्ट हो जाएगा वहां। इवन आइडियल गैस इक्वेशन भी आती है वहां, आर भी आता है वहां। ठीक है, तो गैसेस कभी भी सेटल डाउन नहीं होती है क्योंकि पार्टिकल्स की मोशन रैंडम है और कॉन्टिन्यूसली मोशन किए जा रहा है वो। ठीक है जी, तो ये तीन पोस्टुलेट मेरे दिमाग में स्टार्ट वाले आ गए। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, तो मैं दोनों का फाइनल आंसर दे देता हूं। पहली बात क्या लिखा है जी, गैस के मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है इसलिए कंप्रेसिबल है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है तो जगह जो मिलती है उसमें फैल जाते हैं। तीसरी बात है कि इन पे नेट फोर्स बोला था, और तीसरी बात ये है कि ये रैंडम मोशन में रहते हैं, दैट्स वाई सेटल डाउन नहीं होते। पहली बात, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, कंप्रेसिबल। दूसरा, एफ नेट जीरो है इसलिए गिवन वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर लेते हैं खुद को। तीसरी बात, रैंडम मोशन है, सेटल डाउन नहीं होते। चलो जी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुमने सीख लिया के टी जी को। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि के टी जी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का ही रिवीजन है। तो अब आपको अंशुल ये तीनों की तीनों सुना देगी फटाफट। क्यों 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 क्यों? और इसका एक और वर्जन था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। नंबर टू, ओके, उससे क्या फायदा नुकसान हुआ? वेरी गुड। तीसरी बात, थर्ड क्या था? हाँ, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है ना, देखो ऐसे ना एक कंटेनर बनाकर सारी बातें सीखी जा सकती हैं। ये देखो पहली बात ये निकल के आ जाएगी, ये कंटेनर बड़ा है लेकिन ये छोटे छोटे एटम्स ये बहुत छोटे हैं। नहीं, तो इसका मतलब है क्या, कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। क्यों भाई? दूसरी बात उसने कहा जी एफ नेट जीरो है, क्योंकि इधर उधर उधर ऐसे घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो है। और तीसरी बात, रैंडम मोशन कर रहे हैं इसलिए सेटल डाउन नहीं हो रहे। अगर आप इसको कॉन्फिडेंट मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना, तब तो इसको छोड़ने का फायदा नहीं, तो तीनों को बार बार बोल दूं मैं। चलो, अब नहीं, इसको समराइज करो 30 सेकंड में, 10-10 सेकंड तीनों के, अब नहीं। ठीक है, चलो जी, थोड़ी देर में सारे के सारे पूछूंगा बच्चों से, तो अलर्ट पे रहना भी ना। फोर्थ नंबर पे आ रहा हूं जी, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। इनकी जो मूवमेंट है ना, मुझे याद आ रहा है जेई का पेपर हुआ था एडवांस वाला, उसमें मोर देन वन आंसर आते हैं, चार में से चारों भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, दो भी और एक भी सही हो सकता है। तो मोर देन वन करेक्ट वाले ऑप्शन आते हैं, उनमें आया हुआ था, क्या आया हुआ था, कि जो पार्टिकल ऑफ गैस है, क्लियर, इनकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस, वो कैसी है जी, दैट इज इन द स्ट्रेट लाइन।
वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में होगी ना ड्यूरिंग द रैंडम मोशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने फिजिक्स में पढ़ लिया तो बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहे। जब मैं स्टेट्स ऑफ मैटर करवाता हूं तो बच्चों को याद रहता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कर लिया फिजिक्स में? टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, अगर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड तो उसको हम बोलते हैं दिस कोलिजन इज इलास्टिक। कि जो काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले थी वो काइनेटिक एनर्जी मेंटेन की हुई है, जो काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले थी वो मेंटेन की है, जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था वो मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो इलास्टिक कोलिजन। तो इनमें खासियत क्या है? पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मैंने बता दिया जी। मूवमेंट का तरीका क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, ये भी ठीक हो गया। एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, तो टक्करें कहां कहां हो रही है? कोलिजन खुद से भी कर रहे हैं। क्लियर? मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल, ये बात मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताई थी। मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल भी कोलिजन हो रही है, और मोलिक्यूल टू वॉल ऑफ कंटेनर भी हो रही है। मोलिक्यूल टू वॉल ऑफ कंटेनर भी हो रही है। और ये जो टक्कर है ना, ये सारी की सारी इलास्टिक है। चाहे तो अगले पॉइंट में बात कर लेना, लेकिन इसका कंक्लूजन बता देते हैं कि टक्करें होने से इसका कंक्लूजन क्या आया। जो बार बार जाके टक्कर करी, मान लो एक जगह खड़े हो और आपका छोटा भाई बार बार आपसे आके टकरा रहा है, फिर टकरा गया, फिर टकरा गया, फिर टकरा गया, फिर टकरा गया, या तो आपको गुस्सा आ जाएगा, या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो क्या फील करोगे? वो आपको आके बार बार प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है? फील करके देखो, बार बार टकरा रहा है आपसे, चाहे शरारते कर रहा है, चाहे कैसे इंटेंशनली है, चाहे वो दुखी करना चाहता है, चाहे आपको परेशान करना चाहता है। आप पढ़ रहे हो, आपसे आप आगे गिर गया, तो आपका पोस्चर बदलेगा ना। तो इसी को बोलते हैं कंक्लूजन क्या निकला। तो यहां से मुझे बोलना पड़ता है गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर। जो सिलेंडर पे प्रेशर लग रहा है, जिसके बारे में हम वेरी फर्स्ट डे से बात कर रहे हैं, वो सिलेंडर पे प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि गैसें लगातार 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 वॉल ऑफ कंटेनर पे टक्करें मार रही है, कोलिजन कर रही है, और उसी कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है? प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्लियर? तो इन कंक्लूजन को याद रखना। मैंने एक छोटी सी बात ऑब्जर्व की अभी, कि बच्चे कंक्लूजन ज्यादा याद रख रहे हैं, उसके ऊपर की बात को याद नहीं रख रहे। जैसे मैंने पहला कंक्लूजन दे दिया कंप्रेसिबिलिटी, बस बच्चों को यही चाहिए और क्या चाहिए। नंबर 2 क्या दे दिया? क्लियर? ऑक्यूपाई द होल गिवन स्पेस, उन्होंने याद कर लिया। डजंट सेटल डाउन, याद कर लिया। उसके बाद गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, बच्चों ने याद कर लिया। और डजंट एक्सर्ट द प्रेशर, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी कोलिजन हो रही है खुद से भी और वॉल ऑफ कंटेनर से भी, तभी तो प्रेशर जनरेट हो रहा है। आप अपने आप को वॉल ऑफ कंटेनर मान लो, और आपके छोटे भाई को बोलना, बड़े भाई को मत बोलना, छोटे भाई को बोलना, छोटे भाई को बोलना है, छोटी बहन को बोलना, आगे तुमसे टकराएगा तो पता ही चल जाएगा प्रेशर लग रहा है तुम पे। चलो बढ़िया बात है। 5वें नंबर पे जितनी भी कोलिजन्स है, सारी की सारी परफेक्ट इलास्टिक है। अब आपको पता नहीं होता वैसे, जब ये चैप्टर हो रहा होता है ना, तो मेरे को 11वीं वाले खुद ही बता देते हैं, बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। बिफोर, बड़े न्यूमेरिकल आएंगे इस पर, बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन सेम लिख दो, कंजर्व लिख दो, कंजर्व लिखना है क्योंकि फिजिक्स से सीख कर आते हो परफेक्टली। रिमेन सेम लिख दो, कंजर्व लिख दो। बिफोर एंड आफ्टर, अगर कोई इलास्टिक कोलिजन है, अगर कोई टक्कर कोलिजन है, तो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मोमेंटम एम वी होता है। और इस लाइन का फायदा बड़ा होता है जब आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करना हो। इस लाइन का फायदा बड़ा होता है जब आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करना हो। डेरिवेशन हम कर नहीं रहे,
ना फिजिक्स वाले करवाते ना केमिस्ट्री वाले करवाते, नीड ही नहीं है। वो है ही वैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाकर, अगर आप सिंपल एकेडमिक बीएससी करते हो तो उन बच्चों को इसका डेरिवेशन करना पड़ता है। और एमबीबीएस में एंट्री होगी तो फिर आप भूल ही जाओ, कोई डेरिवेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना ही नहीं तुमने। कुल मिला के तुम्हारा पीछा छूटा हुआ है, तुम्हें काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस की काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला सीखेंगे उसका। तो आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम, दे मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलिडिंग मॉलिक्यूल। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आज से एक दिन पहले, कल तो छुट्टी थी, 17 तारीख को बताया था, एक कंटेनर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल आपस में टक्करे कर रहे हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड बदल रही है, बट एज होल दैट रिमेन सेम। तो बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिमेन सेम। तो देयर इंडिविजुअल एनर्जीज में चेंज, हाँ ठीक है, इंडिविजुअल बदल सकता है, क्लियर, बट द सम ऑफ देयर एनर्जीज, जिसको बोलते हैं एज होल, रिमेन सेम। ठीक है जी। इफ देयर वर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब इसका कंक्लूजन, अगर ऐसा ना हो, अगर इलास्टिक कोलिजन ना हो, तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल वुड हैव स्टॉप्ड एंड गैसेस वुड बी सेटल डाउन। वही कंक्लूजन पहले वाला निकला है। अब इलास्टिक कोलिजन का कंक्लूजन क्या निकला? थ्योरी लंबी चौड़ी होती है बच्चे, हमें उसमें से अपने अपने लायक मटेरियल निकालना होता है। कोलिजन ऑफ कंक्लूजन ऑफ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, गैसेस नेवर बी सेटल्ड, रैंडम मोशन हुआ, उसी में स्ट्रेट लाइन हुआ, उसी में बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहा। would have stopped of gases would have been settled down under the influence of gravity, but the actual observation in the gases like air have not settled down। तो ठीक है, हमें इतनी बकवास क्या सुननी है किसी की, हमें सीधा बात करना है कि बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, ऑल कोलिजंस आर इलास्टिक। फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? आप कहते हैं इसका फायदा ये हुआ कि अगर कहीं मैं टक्करे कर करके अपनी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ, एनर्जी खत्म कर रहा हूँ, क्लियर ना। अब 2 घंटे भी, जैसे मेरी 5:15 पे क्लास फ्री होगी, एक क्लास आप पढ़ चुके हो, 5:15 पे आप सोचोगे अगली क्लास ना ही हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए हेलिक्स वालों की तरफ से छुट्टी हो गई, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या मिल गया तुम लोगों को ना। और मान लो वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन दे दे जाते आते चौथी क्लास में, कोई जूलॉजी बॉटनी वाला, कल छुट्टी हुई तुम्हारी, तुम यार कल तो कल फिर छुट्टी होगी, मजा आ गया, तुम ये नहीं कहोगे कि यार आगे सिलेबस नहीं होगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कहते वो तो हेलिक्स वाले करा देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही मैं कह रहा हूँ आपसे ना, वह ऐसे ना आर्टिफिशियल बातें मत कर। क्या? बता बता। हाँ। अच्छा। तो हाँ, होता है, बच्चे छोटे हैं ना, अभी अभी 11वीं के हैं, 12वीं में, तो 12वीं में घर में मेरे को देखता हूँ ना, उसका एक दिन का छूट गया, मेरे को पता है, एक दिन उसकी छूट गया था, उसको मैं जबरदस्ती जलंधर ले गया, छूट गया। अब वो कह रहा वो दिन ना, वो मेरे पे ऐसा अकड़ा हुआ है ना कि वो छूट गया मतलब छूट गया। कहता जी मेरे मेरे से नहीं होता वो, मैंने उसको पढ़ा दिया, फिर भी कहता मेरे से नहीं होता, आप केमिस्ट्री पढ़ा दोगे, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा मेरे को? तो बच्चों का हमेशा सीन यही है, वो मैं रोज ही देखता हूँ घर में ना, उस छूट गया तो छूट गया वैसा। हाँ, वही सारा, वही तो, वही अभी तक अकड़ा पड़ा है। वो डेट क्या थी, 10 तारीख की बात है वो, और अभी 19 हो गई, लेकिन वो हाँ, फीवर का रीजन वायरल वगैरह कुछ और पंगा तो नहीं है कोई? ओके। हाँ, ये भी कुछ आजकल ना, जैसे मौसम हुआ है ना रेनी सीजन, तो हम हटते तो है नहीं, हम खाना पीना बाहर से कर लेते हैं, तो वो रीजन बन जाता है एक्चुअली ना। हम्म, और इन दिनों में तो वैसे ही बीमारियां ज्यादा आती हैं। चलो केयर करो अपनी, और ये छूट छाट जाए तो भैया हेलिक्स वालों से मंगवा लिया करो रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग, लेकिन वो मैनेज होता नहीं उतना उससे ना, बैलेंस जितना होना चाहिए, रूटीन क्लास वाला मैनेज होता नहीं है। आवाज आ रही है? चलो। यार वो बीच में फिर डीलिंक कर गया था इसको ना। सुनो जी, कंक्लूजन इसका क्या निकला, इस बाद में एक साथ इसको समराइज कर दूंगा, और वैसे भी आज मैंने सिर्फ यही कराना था केटीजी। सुनो, अगली बात है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स
in the gas have the different speeds and hence different kinetic energies. This is because of particle collide, their speeds change, even the initial speed of all particles was same. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स के अंदर ये बात बोली हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लिख देता हूं जी, क्या नंबर लग रहा था, पांचवा छठा, लो जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है जी, स्पीड ऑफ गैस कांस्टेंट है जी, बट जो इंडिविजुअल स्पीड्स हैं वो ड्यू टू कोलिजन्स, ड्यू टू मूवमेंट्स, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट्स क्या हो रही है, वेरिएबल है। बट एज होल जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक स्पीड कांस्टेंट रहनी ही रहनी है, कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर पढ़ देता हूं, एक सेकंड। हाँ जी, वही सेम एग्जांपल बच्चे, बिल्कुल वही सेम एग्जांपल, क्लियर ना। जिससे मैंने बच्चों को बताना होता है कि कमरा है, वहां 70 बच्चे छोड़ दिए हैं, सबकी स्पीड शुरू शुरू में 10 किलोमीटर पर आवर की थी, ठीक है ना। उसके बाद किसी बच्चे ने कहा सर तो हमें मारते रहते हैं, है कोई इतना क्या डिसिप्लिन रखना होता है जितना सर कोशिश करते हैं, है ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो ऐसे से बच्चे बात कर रहे होते हैं मेरे पीठ पीछे ना, तो ठीक है ना, मैं बदल पा रहा हूँ ना बच्चे बदल पा रहे हैं, क्या करें मजबूरी है। तो अब जैसे ही, अब मान लो किसी बच्चे को मैं रिमूव कर रहा हूँ और वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो बाद में इसको ये नहीं दिखा कि मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ये मास्टर बेकार है, ये ना मास्टर ना बड़ा गंदा मास्टर है ये, है ये बहुत गंदा आदमी है। लेकिन खुद नहीं देखेंगे खुद कितने गंदे हैं, मैं जरूर गंदा हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बहाने किसी का भला हो जाता है, ये अच्छी बात है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम, जो अभी दिव्यम से बात चल रही थी, different particles in the gas have different speeds, has the different kinetic energies. This is because as the particles collide their speed change, मैं लिखा ना individual speeds due to collision क्या variable है। if initial speed, ये मैंने लिख दिया जी, particles was same though the individual speeds are changing, the distribution of speed remains constant at a particular temperature। तो भाई साहब टेम्परेचर कांस्टेंट है, एज होल स्पीड रिमेन सेम, इंडिविजुअल स्पीड बदलती रहेंगी लेकिन एवरेज सेम आ जाती है। आपने कुछ किया ही नहीं ना, मेरी बात तो सुनो, आपने क्या किया, इससे पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ो। किसी बच्चों को कंफ्यूजन ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है, तो भाई इससे पहले पढ़ो ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, सारी टक्कर इलास्टिक है, पहले और बाद में ना तो उसने एनर्जी लूज की है हाफ एम वी स्क्वायर, ना मोमेंटम लूज किया एम वी, जो वो सेम है, जब वो सेम है वो सेटल भी नहीं हो रहे, ग्रेविटी भी नहीं लग रही, इसलिए एज होल उनका जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ कोलिजन इलास्टिक ना हो, नॉन इलास्टिक कोलिजन हो जाए फिर जरूर है, एज होल स्पीड डाउन जाएगी जाएगी, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर घटाया या बढ़ाया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर भी जाएगी क्योंकि वो कोलिजन इलास्टिक थी नहीं। तो सब चीजों के पीछे एक ही वजह है, एज होल स्पीड कांस्टेंट क्यों है, एज होल स्पीड कांस्टेंट क्यों है, वो सेटल डाउन क्यों नहीं हो रहे हैं। एक तो रैंडम मोशन है, एक सारी टक्करें कोलिजन कैसी इलास्टिक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब चलते हैं जी 7वें नंबर पॉइंट पे, ध्यान से सुनना और समझना। वो कह रहे हैं जी इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड, क्लियर, देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। मैं कंक्लूजन निकालूंगा, आप टेंशन मत लेना। काइनेटिक थ्योरी इट इज एज सम्ड दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मैं लिख ही देता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फंडा मैंने बताया था, केल्विन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उसके साथ साथ में स्पीड्स घटेगी बढ़ेंगी, और वो इंडिविजुअल स्पीड घटेगी बढ़ेगी तो उससे एज होल भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, एज होल स्पीड कांस्टेंट है, इंडिविजुअल स्पीड ड्यू टू कोलिजन बदल रही है, लेकिन किसी की बढ़ रही है किसी की घट रही है, स्पीड अप स्पीड डाउन मैंने बताया था। क्योंकि सारी कोलिजन, अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे टीचर ने बता दिया, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने उसकी बात मान ली सिर्फ, अब लोग नहीं मानी नहीं है, जानी भी है क्या, कि उसने बताया था हमें कोलिजन इलास्टिक है, मतलब टक्करें बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, और आपके आसपास एयर मूवमेंट लगातार चल रही है, सेटल डाउन नहीं हो रही क्योंकि रैंडम मोशन है, कोलिजन इलास्टिक है।
हाँ जी। नहीं नहीं, एज होल सिंगल सिंगल पार्टिकल, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। ये एम बी है, ठीक है, मास तो नहीं बदल सकती तुम, लेकिन टक्कर करने के बाद हमें क्या गारंटी है, उसकी स्पीड वही रहेगी। लेकिन जिससे टक्कर की उसकी हो सकता है बढ़ा दे और खुद की कम हो जाए। तो ऐसा फिनोमिनन चल रहा है हमारे यहाँ पर, है ना। ये तो बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है बच्चे, ये तो बड़ी प्रैक्टिकल है। वो कहता रहा इंडिविजुअल स्पीड भी कांस्टेंट है तो तकलीफ होती है, उसने कहा इंडिविजुअल स्पीड वेरिएबल है तो तकलीफ ही नहीं हुई हमें कोई भी। मैं कह रहा हूं अगर वो लिख देता इंडिविजुअल स्पीड कांस्टेंट है तो ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि यार कोई भी टक्कर करने के बाद अपनी स्पीड कम ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहा, करेगा ही क्यों नहीं करेगा, है ना। लो जी, ऑन हीटिंग अ गैस कांस्टेंट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी, और ये सब मैंने बता दिया आपको, ये लिखा हुआ है। ओके। और ये फिर मेरे पास एक काइनेटिक गैस इक्वेशन आ गई है, इससे मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूंगा। ये 8वां नंबर आएगा, 9वां नंबर जो भी है, 8वां नंबर आ रहा है। इसको बोलते हैं जी काइनेटिक गैस इक्वेशन। इट इज पीवी, डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। 1/3 स्मॉल एम स्मॉल एन, यहां लिख रहा हूं जी वी आर एम एस का होल स्क्वायर। बच्चे कहते वी आर एम एस सी क्यों लेते हो, वहां हम लोग मोस्ट एक्यूरेट स्पीड उठाते हैं इसलिए लिया हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट तुम पढ़े पढ़ाए हो। छोटा वाला एम मास है, छोटा वाला एन नंबर है, एम और एन को हम कैपिटल एम लिख रहे हैं जिसको तुम लोग बोलते हो मोलिकुलर वेट। अगर एन एवोगेड्रो के बराबर हो, चलो मैं बता ही देता हूं पुरानी बात, इसको लिखना मत, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं ना इसको लिखना मत। यहां लिखा जी मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखना होता है जी मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो, इज इट, यही होता है। तो इस मास को मतलब छोटे वाले एम को एन नहीं एवोगेड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो मोलिकुलर वेट बनता है कि नहीं बनता। बस यही कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पुराने पे ले गया। पुरानी बात थी स्मॉल एन का मल्टीप्लाई कैपिटल एम मतलब मोलिकुलर वेट हो गया। तो पीवी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम वी आर एम एस होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। और रियरेस्ट इस पे कोई न्यूमेरिकल मैंने देखा है अभी तक, रियरेस्ट इस पे कोई न्यूमेरिकल मैंने देखा नहीं कुल मिलाकर। लेकिन इससे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं, इससे मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। वैसे इसको ना थोड़ा ध्यान से देखो, तुम इससे ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला बना सकते हो। मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम सोचो 3 PV बाय एम, है ना, आ गया ना समझ में बात। चलो चलो जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसी को उठा रहा हूं जी। पीवी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम वी आर एम एस स्क्वायर। और मतलब क्या वी आर एम एस स्क्वायर का, जिसको मैं इनफाइनाइट टाइम बोल चुका हूं मोस्ट एक्यूरेट स्पीड, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट स्पीड। अब करना क्या जी, मुझे इसको इक्वेशन 1 देना है, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो दो से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद 2/2, ऊपर भी नीचे भी। बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ होता है 1/2, इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पीवी इज इक्वल टू 1/3 2/2 कैपिटल एम वी आर एम एस होल स्क्वायर। तो 20 लिख दो तभी चल जाएगा। अब मैं जिस चीज को हाईलाइट करूंगा 1 2 M VRMS, इसको कलेक्टिवली तुम क्या लिख सकते हो, है ना। क्यों भाई, तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनली फॉर्मूला निकला है 3/2 PV। इससे भी न्यूमेरिकल चल सकता है।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। अगर पीवी इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो ठीक है जी। तो ये हमारा जो भी थर्ड नंबर सेकंड नंबर फॉर्मूला बना, ये लो जी, एन कौन एन मोल ऑफ गैस। अब एक छोटी सी बात और करनी थी आपसे यहीं पे, अगर आपके पास एन इज इक्वल टू 1 हो, 1 मोल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? 3/2। अच्छा मेरे को ना याद आ गई एक बात ना, अभी क्लिक की मेरे दिमाग में, एक चैप्टर हुआ करता था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वह लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी हुआ करता था। वहां आपको बताया था जिस दिन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर मैंने 3/2 RT पुट किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो टेम्परेचर गिवन हो, गैस कांस्टेंट हमें पता ही होता है बाय डिफॉल्ट, 2 से 2 कट जाना है, तो आपके पास 2, ये 3 बचा रहेगा, m बचा रहेगा, और ये जो RT है ये बचा रहेगा। तो R पता हो, m पता हो, T पता हो, तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, भूल गए हो तो बहुत बुरी बात है। तो इस फॉर्मूले को हमने वहां अप्लाई किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना। चलो लो जी, मैं प्रीवियस चैप्टर की बात कर रहा था, तुम प्रीवियस स्लाइड की बात करने लगे। बड़े निकम्मे लोग हो यार तुम। ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आगे चलें। कौन सी वाली? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। यहां मैंने n इज इक्वल टू 1 ले लिया है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात हो रहा है, ध्यान से सुनना। जब भी वो बोले ना ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक मोल के लिए पता है क्या वर्ड लगाते हैं हम? मोलर काइनेटिक एनर्जी। मोलर का बाय डिफॉल्ट मतलब ही फॉर 1 मोल हो गया ना। तो मेरी बात सुनो ना, रटने की बात नहीं है, मोलर मास, एक मोल का मास, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, मोलर काइनेटिक एनर्जी बाय डिफॉल्ट ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं हाईलाइट करके लिख लो, मोलर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली 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 ऑन द टेम्परेचर। जहां जहां भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जहां जहां भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के अंदर ना मोलर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है एक जगह पे, मोलर काइनेटिक एनर्जी। जब वो मोलर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, तो उसने 0.4 मोल, 0.3 मोल आदि जनता इमोशनल, उनके तो आंखों में आंसू छल छल लगे। कारण क्या? कहते सर उसने ना 0.3, अरे मैंने कहा मोलर काइनेटिक एनर्जी लिख रहा है यार, और मोलर काइनेटिक एनर्जी का मतलब है डिपेंड्स ओनली 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 एंड ओनली टेम्परेचर। तो मैं उसमें तो इमोशनल होने की बात ही नहीं है कोई भी। तो जब भी आपसे मोलर काइनेटिक एनर्जी का मोल कितनी बदल ले, वो वर्ड बार बार चला रहा है क्या, मोलर काइनेटिक एनर्जी, तो आपसे क्या कहना है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन मोलर काइनेटिक एनर्जी, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। हाईलाइट कर लेना भाई, अंडरलाइन कर लेना भाई, इन्वर्टेड कॉमा में डाल लेना, क्योंकि तुम खुद ही परेशान हो गए, सर इसने तो काइनेटिक एनर्जी बदली नहीं। मैंने कहा पूछा क्या है, कहते जी मोलर काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा मोलर पूछा है, क्यों बदलेगा? टेम्परेचर बदलेगा तो बदलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बन सकता है। CO2 दे दिया, O2 दे दिया, व्हाट इज द रेशियो मोलर काइनेटिक एनर्जी एट 300 केल्विन? 300 केल्विन, टेम्परेचर फिक्स है 1:1। क्लियर? हाँ बस इतना ध्यान कर लेना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके टाइप कई सारे होते हैं। मान लो कोई ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक काइनेटिक एनर्जी है। कोई ऐसे घूम रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कोई ऐसे कांप रहा है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कोई ऐसे चल रहा है, तो ये ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको शायद याद हो, हम ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉट द वाइब्रेटरी,
नॉट द ओसिलेशन, नॉट द रोटेटरी, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या आप गुस्से में हैं? चलो, वैसे तुम ना निकम्मे हो एक नंबर के, वीडियो ऑन तो करते नहीं हो तुम लोग। वो जिनकी होना है उनकी, मन किरत ने भी ऑन की है, सुखमन ने भी ऑन की है। हे सुखमन, अभी ऑन क्यों की है वैसे? की थी, हरमीन ने अभी की है, सेल्विया ने भी की है। सेल्विया सबसे दुखी आत्मा है। ये पहली बार हंसी है मुझे लगता है क्लास में ना। सेल्विया तुम हंसती नहीं हो क्या? या तुम्हें लग रहा है जिंदगी बस ऐसे दुख में बीत रही है? उसके बाद तनवीर, गुरलीन। गुरलीन तुम्हें क्या हो गया भाई? तुमने वीडियो अभी अभी ऑन की है? ओके। गुरनूर के पीछे तो घास वास उगाया है इतना सारा, खेत में बैठी है लड़की। ये लड़का है, ये लड़की, लड़का है ये तो ना। अच्छा सॉरी। मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है, सॉरी। चलो जी, अच्छी बात है। नंदनी तो बर्थडे बना रही है अपने, उसका क्या नाम है, उसकी सिल्की का। उसी को पता। उस, उस अरे बावड़े चोरे, उसने मेरे को मैसेज दिया था कि आज मैं क्लास में नहीं हूँ, मैं सिल्की का बर्थडे बना रही हूँ। क्या हो गया? और मेरे को कुछ नहीं मैसेज आया बावले। स्टेटस तो मेरे को ना, सिल्की, इसको पार्थ को पता है ना, मेरी बात बोलते इतना एक्साइटेड हो गया सोचो। मैंने वो भी नहीं देखा। नहीं, भगवान की कसम, भगवान की कसम, भगवान की कसम। अरे नहीं देखा, मैं बता देता हूँ। देखो अपना तुम्हें एविडेंस देने पड़ेंगे ना। तुम कितने गंदे लोग हो यार, तुम्हें ना अपने टीचर पे विश्वास नहीं है यार, ना मतलब हद होगी यार। ये ले, ये मैसेज है, देख ले, पढ़ के सुनो। निकम्मे आदमी। हाँ भाई, मोलर काइनेटिक एनर्जी, इधर आ जाओ। हाँ जी, मोलर काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनना भी, एक एक बात को। अर्जुन सो गया? ओए अर्जुन क्या कर रहा है? मेरे को पार्थ कहता अर्जुन सोया पड़ा, सर जगाओ उसको। दोनों के नाम मैच करके ना। हे पार्थ, अर्जुन सोना नहीं है पुत्र, ध्यान कर इधर। नीचे देख रहा था सर, नीचे नोटबुक में देख रहा था उसको, इसीलिए। चलो अच्छी बात है। आओ, दो 2 मिनट हमारा। क्या कह रहा है अश्मित, क्या कह रही बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चलो, हमने 3 मिनट अपनी लाइफ के खराब कर दिए, लेकिन थोड़ा जाग गए तुम सारे। वापिस आते हैं भाई, सब्जेक्ट पे आते हैं। और हम जाग ही रहे थे। फिर सो कौन रहा है? वैसे तुम्हें मैं ऐसे बोलूं तो आवाज आ रही है? मैं ये देखना। अब आ रही है? हाँ वो, उससे अब तो ठीक है ना। चलो, आ जाओ भी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। टाइम बचा है हमारे पास 10 मिनट, है ना। चलो जी सुनो, मोलर काइनेटिक एनर्जी की बात करनी, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब जो अगली बात है ना, वो है मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, वर्डिंग सुनना बच्चे ध्यान से। आपको पता है 1 मोल, यहां से लिखना शुरू करूंगा मैं एक एक वर्ड करके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 × 10⁻23 मतलब 1 मोल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 × 10⁻23 1 मोल, मोलिक्यूल्स। तो बच्चे कहते हैं तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया, 3/2 RT, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल। अब वेरी गुड, तुम तो बड़े स्मार्ट हो।
ज्यादा खुश मत होना, कोई इतनी खास बात तो नहीं की तुमने वैसे। क्लियर। एवोगेड्रो। तो आपके पास जो आर बाई एन है ना बच्चे, आर बाई एन ए, आर बाई एन ए, आर का वैल्यू 8.314 जूल में पुट कर दे, क्योंकि आप तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या लगाओगे ज्यादा, जब जूल और अर्ग, और क्या लगाओगे, कैलोरी लगा दोगे। जूल अर्ग कैलोरी, जूल अर्ग कैलोरी, और क्या लगाओगे यूनिट। ठीक है ना। तो 8.314 6 इंटू 10⁻23, इसको सोल्व किया 1.38 10⁻⁻23, ठीक होगी बात। जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स है। न्यूटन मीटर का मतलब है तो जूल होता है, ओ अंशुल। न्यूटन इंटू मीटर का मतलब ही जूल है ना पुत्र जी। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो 3/2 ये आर बाई एन सोल होके केटी बन गया। तो ये हमारा पांचवा फॉर्मूला निकल आया, 3/2 केटी बन गया। अगर 1 मोल एवोगेड्रो के बराबर है, 3/2 आरटी है। अगर एक मोलिक्यूल है तो 3/2 केटी है, एक मोलिक्यूल है, जिसको जिसको आप मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हो। मोलिकुलर, मोलिकुलर, मोलर 3/2 आरटी है, और मोलिकुलर 3/2 केटी है। और जो के है ना बच्चे, के, इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं, नहीं तो और छोटा हो जाएगा ये। जो के है ना, के, इसको हम बोलते हैं BOLTZ MANNS, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो मेरे से कभी भी कोई पूछेगा मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, मेरे से कोई पूछेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मेरे से कोई पूछेगा मोलर काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे पास सीधा सा जवाब है, ऑल आर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मोलिकुलर, मोलर, एवरेज, सारा कुछ। सोच के देखो ना, एवरेज का मतलब क्या है यार, कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का डिवाइड मार दिया। अगर कोई पूछेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो क्या बोलोगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे ही एवोगैड्रो से डिवाइड करोगे सीधे सीधे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो मोलर बोले, मोलिकुलर बोल दे, मोलर बोल दे फॉर 1 मोल, मोलिकुलर बोल दे, मोलिकुलर, या फिर एवरेज बोल दे। तो सारी की सारी ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड कर, ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तुम मोलिक्यूल को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, लेकिन उसकी वर्डिंग सुनना, पेपर वाले की वर्डिंग जरूर सुनना। फिर वो कह रहा है यार, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, तो फिर ठीक है, उसके मोल बनाओ, एनआरटी करो, आंसर निकाल के परे मारो। लेकिन वो खुद ही कह रहा है कैलकुलेट द मोलर, तो 1 मोल की निकालनी है, कैलकुलेट द मोलिकुलर, तो एक मोलिक्यूल की निकालनी है 3/2 केटी करके, और कहते कि एवरेज निकालनी है तो भाई आर बाई एन निकालनी है, बोल्ट्जमान से मल्टीप्लाई करके। और पहले एक वैल्यू दे रखी है, दूसरी वैल्यू पूछ रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं कर रहा, तो बोल देना, सिंपल सी कहानी है। क्लियर ना, सिंपल सी तो बात है। कौन सी सिंपल सी बात है, कि उसका जो टेम्परेचर है वो बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, अदरवाइज बदलेगा सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप इस बातों को समझ गए हो। क्लियर। तो हमारे पास इसका डिस्कशन काइनेटिक एनर्जी का, केटीजी का, काइनेटिक गैस इक्वेशन का, काइनेटिक गैस थ्योरी का, ये सारी बातें हमारी एंड हो गई हैं। तो इसको पढ़ लेना, फिर एक रिवीजन बनवा लेंगे इसका। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, पहले इसको पढ़ लेना, फिर इसका रिवीजन बनवा लेंगे। तो एक सेकंड रुको, बुक में से देख लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट हो रहा है, टाइम है आपके पास एग्जैक्टली 6 मिनट। तो मैं सोच रहा था पेलोड पे भी डिस्कशन कर लें। पेलोड वाला 6 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, पेलोड वाला। क्या कह रहे हो। टेस्ट में लिक्विड नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। बस कल और परसों में सिलेबस एंड हो जाएगा ना हमारा, है ना। क्या कह रहे हो बेटा। डेविएशन ही तो बचा है, बचा ही नहीं कुछ। डेविएशन में 4 फॉर्मूले तो कराने होते हैं क्या। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ही करवाना बेटा, बाकी सब तो डन कर दिया हमने। अब बुकलेट का मैं देख लूंगा बच्चे, लिख दूंगा तुम लोगों को ना, मैंने भी इस पर नजर मारी दी है। लिक्विड वाले पार्ट पे तो वैसे भी हम लोग ज्यादा फोकस कर नहीं रहे ना। तो स्टेटसोमीटर का सेक्शन, लिक्विड का सेक्शन वैसे भी कोई बड़ा सेक्शन है नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मिसलेनियस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस करवाऊंगा ना आपको, लंडन फोर्सेस टाइप से, छठा भी आएगा। 7वां वाला नहीं आएगा बच्चे, नहीं नहीं, 7वां तो लिक्विफेक्शन ही है ना, डेविएशन ही तो है।
चलो मैं बता दूंगा, टाइम क्यों खराब करें हम लोग। मैं चाहता पेलोड कर लें। अब तुम ना क्वेश्चन नंबर 27 तक तैयार हो, ये होमवर्क ले लेना 27 तक, क्वेश्चन नंबर 27 तक। ये प्रीवियस स्लाइड है आपका। अब मैं पेलोड के 22 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चे, पेलोड के 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 था ना पेलोड का, हाँ जी। शुरू करूं? पेलोड। और शायद मैं उस दिन बता रहा था आप लोगों को, कोई बंदा लिफ्ट में जा रहा था, लिफ्ट पे लिखा रहता है 6 persons 408 kg, जो यहाँ हमारे हेलिक्स में लगी थी ना, उस लिफ्ट में लिखा था 6 persons 408 kg। कोई अगर चंडीगढ़ में एलेंटे मॉल में आया हो तो वहां लिखा रहता 10 persons 718 kg, ऐसे कुछ। और आपके आसपास भी की लिफ्ट लगी होगी ना, वहां लिखा रहता है पे लोड कितना, ये 8 बंदे ले जा सकती है, 6 बंदे, वो बात अलग है कि हम 20-20 चले जाते हैं, अलग बात है वो। क्लियर? तो वैसे 6 बंदे भी उसने एवरेज 408 kg निकाला है ना। तो अब जो 70-80 किलो एवरेज था, उसको 100-100 किलो के हो गए हैं बंदे आजकल। तो एवरेज उसका भी 6 बंदे। तो पेलोड वही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, पेलोड वही है जो मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी है ना उसकी। कभी किसी ना टैक्सी का, ट्रक का, आप ना न्यूज़पेपर में ऐड देखना, उसके नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है पे लोड 300 kg, 500 kg, 600 kg। तो जितनी मैक्सिमम कोई भी बलून, जितना मैक्सिमम कोई भी टैक्सी, जितना कोई भी मैक्सिमम ट्रक, जितना मैक्सिमम कोई भी लिफ्ट वेट कैरी कर सकती है ना, उसका पेलोड है। ठीक है जी। मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेसिटी, क्लियर ना, मैक्सिमम वेट लिफ्टेड बाय बलून लिख सकते हैं। जो बलून है वो मैक्सिमम कितना वेट कैरी कर सकता है, वही उसकी पेलोड है। लो जी, ये आपका बलून हुआ, इसमें आपने कोई हल्की बल्की गैस भरी हुई है, और ये वेट आप कैरी कर रहे हो, जितना वेट ही कैरी कर रहे हो, बस इसी को हमने एक नाम दिया हुआ है पेलोड। पेलोड मैक्सिमम वेट लिफ्टेड बाय द बलून, मैक्सिमम वेट लिफ्टेड बाय द बलून, मैक्सिमम वेट कितना उसने उठाया है, उसको आप लोगों ने क्या कर दिया है, पेलोड बोल दिया। तो पेलोड का एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें ज्यादा बात समझ में आएगी। ध्यान से सुने और समझे भाई। अभी मेरे पास है 2 मिनट सिर्फ ना, चलो मैं आइडिया सा देता हूँ आपको करना क्या है। उसने कहा जी पेलोड निकालो, मैंने कहा निकाल ले, तो 1-2 मिनट ऊपर हो जाएगा तो टेंशन मत लेना भाई, फिर तुम्हें लगे कि हमारा ब्रेक खराब कर दिया। तुम्हारे लिए हो रहा है, कहो तो मैं भी छोड़ देता हूँ। हाँ जी। उसने कहा जी, नाउ लिसन केयरफुली, उसने कहा जी मेरे पास बलून की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ बलून, दैट इज द 10 मीटर। मैंने हाथों हाथ उसको स्फेरिकल करते हुए 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम निकाल डाला। बस वर्ड टू वर्ड सुनते रहना। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की जगह पे 10 मीटर सेट किया, क्यूब किया, आंसर 4190.5 मीटर क्यूब। ये मेरे बलून का वॉल्यूम आ गया। तो आपको पता है इतना ही वॉल्यूम इसमें जो गैस भरी जाएगी उसका होएगा। यार जो बलून का वॉल्यूम है, तुम कह रहे हो मेरे पास 2 लीटर का कंटेनर है, तो उसके अंदर एयर भी तो 2 लीटर ही है ना। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द हीलियम भी उतना ही होएगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर भी उतना ही होएगा। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ द हीलियम विच इज फिल्ड इन द गैस बलून। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ बलून, ये सारे के सारे एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं। चलो, अब इसकी अगली कहानी, अब तक तो सिर्फ वॉल्यूम निकाल के दिया आपको, अगली कहानी चल रही है, सुनो। उसने कहा जी मास 100 kg फिल्ड विद हीलियम। क्लियर? उसने कहा जी बलून का मास, मास ऑफ बलून इज 100 kg। मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम और सुनो गई। अब इसमें हीलियम भर दी गई है, हीलियम का मास निकालें, कितनी हीलियम भरी है। हीलियम भरी है उसने 1.66 बार 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मास ऑफ हीलियम विच इज फिल्ड इन द बलून। शुरू करें भाई।
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सारा सारा डेटा मैंने पुट कर दिया। प्रेशर मुझे 1.66 मीटर क्यूब दे रखा, बार दे रखा था। वॉल्यूम ऑफ बलून जो है वही हीलियम का है, 419690, जो भी 5 मीटर क्यूब में था। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो कर लेना भाई। यह मास है, यह मोलिकुलर मास है, यह आर है या टी है, सब कुछ पता है। तो मास ऑफ हीलियम निकल आएगा। और मास ऑफ हीलियम कैलकुलेट करके मेरे को यहां पता चलता है टोटल मास ऑफ बलून अलोंग विद हीलियम। तो हीलियम का मास मेरे पास निकल कर आ गया 1117.5 kg। पहला रेडियस ऑफ बलून से वॉल्यूम ऑफ बलून निकल आया, वही हीलियम का वेट वॉल्यूम है। हीलियम के वॉल्यूम से मैंने हीलियम का मास निकाल दिया। अब लास्ट एंड फाइनल तीसरा टास्क ले रहा हूं, नंबरिंग कर दूं। पहला नंबर मेरे पास ये था, दूसरा नंबर मेरे पास ये है, तीसरा टास्क मैं संभाल रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। मास ऑफ एयर। कहते जी मास ऑफ एयर कैसे निकालोगे? मैंने कहा एयर की डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ एयर। बच्चे स्मार्ट है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम वही जो बलून का कितना था 4190। मास ऑफ एयर निकल के आ जाएगा। मास ऑफ एयर जो निकल कर आया मेरे पास, वो मेरे पास आ गया 5028.6 kg। बस सारी कैलकुलेशन डन हो चुकी है। अब मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे को सिर्फ 1 मिनट चाहिए, 5:18 पे तुम्हारी क्लास फ्री हो जाएगी। सुनो, बलून ऊपर जा रहा है, उसके अंदर एयर थी वो बाहर कर दी। मासो बलून कितना 100 किलो है, तो तुमने एयर बाहर की। अगले पेज पे पेलोड इज इक्वल टू, जो ऊपर नहीं जा रहा वो एयर नहीं जा रही, मास ऑफ एयर माइनस जो ऊपर जा रहा है वो कौन कौन जा रहा है, मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ कौन है, हीलियम। जो ऊपर जा रहा है वो हीलियम जा रही है, ऊपर कौन जा रहा है, बलून जा रहा है। बलून तो जाएगा ही ना अपने मास 100 किलो के साथ। 100 किलो का बलून ऊपर जा रहा है, हीलियम भी उसके साथ ऊपर जा रही है हल्की होकर। तो जो एयर आपने बाहर निकाल दी उसका मास और जो ऊपर जा रहा है उन दोनों के मास का डिफरेंस तुम उस पर क्या करवा सकते हो, लिफ्ट करवा सकते हो। उसी को तुमने क्या कह रखा है, पे लोड। और अगर तुम आधी लाइन में सुनना चाहते हो तो एक ही बात थी, पे लोड क्या है, मैक्सिमम वेट जो लिफ्ट किया है आपने। बलून ऊपर गया, हाँ गया। हीलियम ऊपर गई, हाँ गई। इसकी एयर क्या कर दी आपने, बाहर निकाल दी। तो एयर के मास में से इन दोनों मास को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जितना मास बचेगा दैट इज द लिफ्टेड। इसी को तुमने क्या बोल दिया, पेलोड। अब क्या करना, एक बार ना इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, नहीं तो फिर हम कल बात करेंगे वापस। इस वापस सुन लो आधी लाइन में। पेलोड क्या है, पेलोड मास ऑफ द एयर है माइनस मास ऑफ द बलून प्लस मास ऑफ द हीलियम। एयर के मास में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी द पेलोड। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना 22, इसको फुल एंड फाइनल मत मान के चलो, ठीक है। कल हम फिर बात कर लेंगे इस बारे में, और कल हम डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर शुरू करेंगे।